अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज के साथ हाजिर खिदमत है। इश्यूज तो आपको बहुत चल रहे हैं। सियालकोट वाला सानिया के हवाले से आप देख रहे हैं, वो चीज़ें बड़ी तेज़ी से डेवलपमेंट हो रही हैं और सारी कौम के सामने आ रही हैं और अपने एतराज़ पोजीशन सारा बता चुके हैं हम। लेकिन हमें स्टेट्समैन नहीं बन सके। बहरहाल इस बात को छोड़ें, अभी हम मेरे साथ असदुल्ला खान साहब मौजूद हैं। बुनियादी तौर पर सियासी माहौल पे ज़रा 3-4 दिनों से गुफ्तगू नहीं हुई। हम इधर में ही फँसे हुए हैं, लेकिन वो बड़ा ज़रूरी है मुल्क में इस्तेहकाम के लिए, आगे चीज़ों को ले जाने के हवाले से। तो 2-3 टॉपिक पे बात करेंगे सियासी जादूगरी के ऊपर। अभी आपने देखा इन दिनों मरियम खामोश हो गई है और एकदम शहबाज शरीफ नमूदार हुए हैं। वो हर एक को पता है कि शहबाज शरीफ फिर कोई कोशिश कर रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ हालात बेहतर करने के लिए। उधर बिलावल लगे हुए हैं। फिर नजम सेठी ट्वीट करते फिर रहे हैं कि जुगनू मोहसिन वहाँ सिंध के विजिट करती फिर रही है और बड़ी तरक्की बता रही है। बहरहाल उसको बात को छोड़ते हैं। पहले जरा हम चलते हैं असद की तरफ। असद, ये एकदम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी शहबाज शरीफ ने हफ्ते वाले दिन और आज हम मंडे की सुबह ये प्रोग्राम हमारा चल रहा है। तो बताएं ये क्या हो क्या रहा है? ये फिर वही तोता मैना की कहानी शुरू होगी? देखिए आज़ाद साहब, जो पीडीएम के हवाले से मैं एक बात में तो बड़ा क्लियर हूँ, इस पर तो मुझे कभी इब्हाम हुआ ही नहीं। चाहे मेरे पास उस पे कोई खबर कभी आए, कभी ना आए, लेकिन एक मेरा मुस्तकिल तज्ज़िया इसके हवाले से मौजूद है। वो ये है कि पीडीएम के अहदाफ के हवाले से मौलाना फजल रहमान और शहबाज शरीफ साहब ये कभी एक पेज पर नहीं हो सकते। इसकी एक दलील तो मेरे पास ये है कि आपको याद होगा जब ये पीडीएम बनी थी, तो शहबाज शरीफ साहब का अगला लाहेमल क्या हुआ था? शहबाज शरीफ साहब ने अपनी बेल एप्लीकेशन वो वापस ली और चले गए, अंदर चले गए रेस्ट पर। उन्होंने कहा जो तुमने करना है करो, मैं इस गेम का हिस्सा नहीं हूँ। फिर जब पीडीएम टूटी, पीपल्स पार्टी बाहर गई, तो इन्होंने जमानत की दरखास्त दायर की और बाहर आए। अच्छा, अब इसमें हो सकता है कि मुख्तलिफ और पॉलिटिकल रीजंस भी हों इनकी। अब हम इससे पहले आपको याद होगा दिसंबर, जनवरी, फरवरी पूछते रहे उनके वकला से, तारक साहब से और लोगों से, भैया जमानत क्यों नहीं अप्लाई करते? वो कहते मुनासिब वक्त पे करेंगे, मुनासिब वक्त पे करेंगे। मुनासिब वक्त क्या था हमें तो समझ नहीं आती थी। लेकिन मार्च में जाके इन्होंने जमानत अप्लाई की और जमानत इनको मिल गई। अगर वो पहले करते तो शायद पहले भी मिल जाती। लेकिन एक पीडीएम बनने के एक हफ्ते के बाद ये अंदर थे और पीडीएम टूटने के एक हफ्ते के बाद ये बाहर थे। तो जो पीडीएम के अहदाफ इस दौरान में हुए कि जी दिसंबर में इमरान खान जा रहे हैं, जी जनवरी में जा रहे हैं, 15 को जा रहे हैं, जी लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, तो शहबाज शरीफ साहब उसको डिसलाइक करते थे और आज भी करते हैं। आज देखें मौलाना फजलुर रहमान का और शहबाज शरीफ साहब का सबसे बड़ा इख्तिलाफ क्या है? वो इख्तिलाफ ये है कि मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि जी लॉन्ग मार्च करें, हुकूमत को घर भेजने के लिए धरना दे दें बैठ के। शहबाज शरीफ कहते हैं मैं ये नहीं कर सकता, नहीं करना चाहता, क्योंकि उनकी कोई 85 के करीब एमएलएज हैं। उनको वो कहाँ जाए, कौन से कुआं में जाकर फेंकेंगे? उनको कहाँ ले जाकर फेंक देंगे? वो उनको उनके हलकों को कमजोर नहीं कर सकते उनको तोड़ के। फिर वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है, फिर वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के उनका बंदा चेयरमैन है। ये कैसे मुमकिन है कि शहबाज शरीफ साहब सिस्टम को उस वक्त जाकर डीरेल करने की कोशिश करें जब उनको अपना फ्यूचर क्लियर नहीं हो पा रहा, क्योंकि उनके अपने अंदर एक मुहाजराई चल रही है। अभी देखिए नवंबर के पहले हफ्ते में क्या हुआ। मौलाना फजल रहमान साहब ने शहबाज शरीफ साहब से कहा कि 29 या 30 नवंबर की तारीख ने लाहौर में जलसे की, एक ऐसा जलसा जो कि कन्वर्ट हो जाएगा फिर लॉन्ग मार्च में। और मौलाना फजल रहमान साहब ने उनसे कहा कि 11 नवंबर को जो सबराही इजलास हो रहा है इस्लामाबाद में, उस इजलास में तारीख दी जाए। शहबाज शरीफ साहब ने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा कि चले मैं तय करूंगा, मैं अपनी पार्लियामेंट अपने अपने जो पार्टी के लोग हैं उनसे मुशावरत करूंगा, मुशावरत करके बताऊंगा। ना आज तक 4 दिसंबर हो गया, ना वो मुशावरत हुई, ना उन्होंने अपनी पार्टी के लोगों से मशवरा करके मौलाना फजल रहमान को कोई जवाब दिया। अब ऐसे ही सारे सूरत हाल में 6 तारीख, कुछ लोगों का ख्याल है कि 6 तारीख बड़ी अहमियत इख्तियार कर गई है, मेक और ब्रेक वाली सिचुएशन है कि जब सरबराही इजलास होगा। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई ऐसी अहम चीज डिसाइड हो जाएगी। उसकी वजह है कि शहबाज शरीफ साहब को ये सूट ही नहीं करता कि वो कोई बड़ा फैसला करके उस पर अमल दरामद के लिए जाएं। मौलाना फजल रहमान ने, आपको याद होगा जब यहाँ इस्लामाबाद में धरना दिया था, तो शहबाज शरीफ साहब ने क्या शिरकत की थी उसमें? वो गए थे, एक दिन टोकन अपेयरेंस अपनी दी थी और वापस आ गए थे। उनसे ज्यादा अपेयरेंस तो हामिद मीर साहब की थी, शहबाज शरीफ साहब से ज्यादा अपेयरेंस तो हामिद मीर साहब ने दे दी थी। तो मीर का बस चलता तो शायद वो सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी बन जाते। हाँ हाँ, तो आप ये देखें ना, ऐसी सूरत हाल में शहबाज शरीफ साहब से अगर कोई कहे कि जी लॉन्ग मार्च करें और हुकूमत को खत्म करें, तो वो नहीं करेंगे। तो एक तो वजह ये है, मैंने आपको बताई। दूसरी बात यह है कि शहबाज शरीफ साहब अपनी एक अलग एजेंडे पे चल रहे हैं।
जैसे ही शहबाज शरीफ साहब के मामला उनके घर में लगता है कि ठीक होने लगे हैं, तो कोई ना कोई ऐसी कहानी आती है, कभी राना शमीम का लेटर आ जाता है, कभी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसी तबाहकुन आ जाती है, या कभी नवाज शरीफ की लंदन से ऐसी तकरीर आ जाती है कि वो शहबाज शरीफ साहब के पाँव खींच देते हैं। और शहबाज शरीफ साहब जिनसे अपने मामला ठीक करना चाहते हैं, चीज़ों को तय करना चाहते हैं, उनके साथ उनकी लड़ाई इतनी बढ़ जाती है, उनको लगता है कि शहबाज शरीफ साहब की कहीं चीज़ें ठीक ना हो जाएँ, तो अंदर से खींच देते हैं। देखिए, कैसे मुमकिन है कि मरीम नवाज़ साहिबा और नवाज शरीफ साहब जो हैं, उनके की फेवर में जाता हो, अगर अगर शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म बनते हैं तो। शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बन जाते हैं तो उसके बाद क्या कभी इम्कान रहेगा मरीम नवाज़ की सियासत में आकर दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बनने के? शहबाज शरीफ के बाद फिर उनकी पीढ़ी चलेगी, उनकी एक लड़ी चलेगी या उनकी एक सीरीज़ चल पड़ेगी। तो मरीम नवाज़ को ये सूट ही नहीं करता कि शहबाज शरीफ के एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात अच्छे हों और उस बुनियाद पर जो है वो वज़ीर-ए-आज़म बने, क्योंकि ऐसा करने से उनका अपना चांस नहीं रहता। वो ये चाहती हैं कि मज़ाहमत की सियासत में ही उनका कोई किरदार हो सकता है। अगर वो मुज़ाहमत करती हैं तो उनका कोई चांस बनता है। मुफ़ाहमत में मरीम नवाज़ का चांस नहीं बनता, वो शहबाज शरीफ का चांस बनता है। तो ऐसे में वहाँ पर एक अलग लड़ाई चल रही है, तो जब तक वो लड़ाई क्लियर नहीं होती, तब तक जो है वो क्या शहबाज शरीफ साहब कोई ऐसा बड़ा डिसीजन लेकर नए इलेक्शन की तरफ जाएँगे? मुझे तो ये बात समझ नहीं आती। अच्छा, आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की और आपने इख्तिताम इस सवाल का बड़े आसान तरीके से किया, लेकिन मेरे तक खबरें कुछ हैं कि आजकल नवाज़ शरीफ बहुत एक्टिव हुए हुए हैं। कभी वो किसी की बरसी में तकरीर करते फिरते हैं, कभी वो कुछ लोग को इकट्ठा करके वो जो सो कॉल्ड उन्होंने बनाया हुआ है तालियाँ बजाने के लिए, वो अपना वो खुशामदी हॉल जो बनाया है वहाँ इकट्ठे होते हैं। तो वहाँ बैठकर वो गुफ्तगू कर रहे होते हैं और वहाँ पर और बड़ा वो सीरियसली वो कह रहे हैं कि इमरान खान के खिलाफ तहरीक-ए-अदम-एतमाद लेकर आएँ। और आपको पता है तहरीक-ए-अदम-एतमाद के हवाले से एक बात तो बड़ी वाज़ेह है और वो क्या है कि वो हम जाते हैं तो वो आर्टिकल 95 बड़ा क्लियर है तहरीक-ए-अदम-एतमाद के हवाले से। अच्छा, हुँ। अब देखें ना आर्टिकल 95 बड़ा क्लियर है और आर्टिकल 95 है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस यानी 20% लोग जो है ना, जो टोटल मेंबरशिप है नेशनल असेंबली के, वो एक करारदाद पेश करेगी और वो कम से कम 3 दिन और 7 दिन से पहले-पहले जो है ना, उन दिनों के अंदर वो करारदाद जो है ना, अगर असेंबली ने पास कर ली मेजॉरिटी के साथ और मेजॉरिटी के साथ और तो वज़ीर आज़म जो है ना, वो अपना ओहदा छोड़ देंगे और नया आर्टिकल 94 कहता है कि वज़ीर आज़म नया जब तक नहीं आता तो वही वज़ीर आज़म इक़्तिदार में रहेंगे। यहाँ आप क्या समझते हैं इनके पास तो एक एक तो इनके पास इतनी मेंबरशिप है नहीं है। आई डोंट थिंक सो कि दे आर और जहाँ तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के साथ है, वो हम देख रहे हैं कि लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन से पहले वो कुछ करने नहीं लगे। वो चाहेंगे पहले लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन में अपने हालात बेहतर कर लें। इसी तरह एमक्यूएम भी यही चाहेगी और जीडीए भी चाहेगी। आप क्या समझते हैं? क्या ऐसी हालात हैं कि इमरान खान के खिलाफ वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ले आया जाए? आज़ाद साहब, अव्वल तो मुझे इसका कोई इम्कान लगता नहीं है। अगर फ़र्ज़ कीजिए कि कोई नंबर गेम ऑपोज़िशन के हक़ में चली भी जाती है ना, तो फिर भी वो इस तरफ नहीं जाएँगे। मुझे लगता है ना शहबाज शरीफ जाएँगे, ना पीपल्स पार्टी जाएगी। उसकी वजह ये है कि ना पीपल्स पार्टी को अर्ली इलेक्शन सूट करते हैं, ना नवाज़ शरीफ या ना शहबाज शरीफ साहब को अर्ली इलेक्शन सूट करते हैं। अर्ली इलेक्शन सिर्फ़ मौलाना फज़ल रहमान साहब को सूट करते हैं। वो कहते हैं कि इससे बुरा तो कुछ नहीं होगा ना जो 2018 में उनके लिए हुआ था। उससे कुछ बेहतर ही होगा ना, उनको वो ये चांस ले रहे हैं कि चलें हो सकता है मेरी सीट ही निकल आए, कुछ ना हो तो मुझे तो कोई अकोमोडेट किया जाए। तो मौलाना फजल रहमान अपने आप को रेलेवेंट रखने के लिए कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा किसी को अर्ली इलेक्शन सूट नहीं करते। अगर हुकूमत बनानी है तो शहबाज शरीफ साहब ने अगर वज़ीर-ए-आज़म बनना है तो उनको कोई जल्दी नहीं है। जल्दी में वो अपना काम खराब नहीं कर सकते। वो चीज़ों को अपना मेक श्योर करना चाहते हैं, चीज़ों को बेहतर करना चाहते हैं। और अर्ली इलेक्शन पीपल्स पार्टी को भी सूट नहीं करते। भई उनका सूबे में उनकी हुकूमत है, उनके सारे मामला चल रहे हैं, उनकी 50 से ज़्यादा एमएनएज़ हैं, सेनेट में उनका अपोज़िशन लीडर है, सूबाई असेंबली में उनकी जो है वो अच्छी खासी मेजॉरिटी है, अपनी मर्ज़ी के वो कवानीन बुलडोज़ कर सकते हैं। अभी जो वो एक लोकल गवर्नमेंट एक्ट लेकर आए हैं, जिसमें उन्होंने अपने हिसाब से सारा कुछ जो है वो उड़ा के रख दिया। मेयर, डिप्टी मेयर के इंतखाबात खुफिया वोटिंग से कराएँगे, यहाँ तक कि पैदाइशी पर्ची जो है वो भी सूबाई हुकूमत को दे दिया है, वो भी लोकल गवर्नमेंट से ले लिया है कि अब किसी का बर्थ सर्टिफिकेट भी लोकल गवर्नमेंट नहीं बना सकती। तो उनके पास ये सब इख्तियारात अगर हैं, तो वो क्यों करेंगे कि वो अपने अपने पाँव पे क्यों कुल्हाड़ा मार के एक नया रिस्क लेंगे? अगले इलेक्शन में भी उनको यही मिलना है, तो वो क्यों दोबारा लिए इलेक्शन जाएँगे? क्या वो मरकज़ में हुकूमत बनाने के लिए जा रहे हैं? तो उनको पता है, उनकी असेसमेंट है कि हमने मरकज़ में तो हुकूमत बनानी नहीं है, दोबारा हमने सिंध में हुकूमत बनानी है, तो ये किसी को सूट करता ही नहीं है। इसलिए अगर नंबर पूरा होता भी है, अव्वल तो मेरा ख़्याल है होगा नहीं। लेकिन अगर होता भी है तो वो ये काम कभी करेंगे ही नहीं। इन हालात में आज की तारीख तक के जो सियासी हालात हैं इसमें तो ये
मुझे नहीं लगता कि पीपल्स पार्टी अर्ली इलेक्शन की कोशिश करेगी और शहबाज शरीफ साहब अर्ली इलेक्शन की कोशिश करेंगे। खिचड़ियां कुछ और पक रही हैं, मामला कुछ और पक रहे हैं, किरदार अगली अगली कहानी के किरदार कोई और हैं। अगली कहानी के किरदार चौधरी सरवर साहब हैं, अगली कहानी के किरदार चौधरी निसार साहब हैं, अगली कहानी के किरदार जो हैं वो तरीन साहब हैं। वो कहानी कुछ और बन रही है, अभी उसकी जो है ना वो रेसिपी अभी इब्तदाई आंच पे है। तो वो जो है ना, अब मैंने टीजर दे दिया आपको तो जो है ना वो चीज कुछ और डेवलप हो रही है। अच्छा, मैं उसकी तरफ आऊंगा, वो हम आखिरी हिस्से में आएंगे, लेकिन यहाँ एक बड़ी जरूरी बात है। इन हालात में आप नहीं समझते क्या? आप देखें, इमरान खान बतौर वजीर आज़म उनके पास एक इख्तियार मौजूद है, असेंबलियां डिसॉल्व कर रहे हैं और अर्ली इलेक्शन जाने का, और आर्टिकल 58 बड़ा क्लियर है। और मैं भी समझता अगर वो करेंगे भी, लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन पे अपने आप को आजमाएंगे और वहां हालात देखेंगे, अगर लोकल गवर्नमेंट में वो सीटें जीत जाते हैं तो हो सकता है आर्टिकल 58, और आर्टिकल 58 बैकग्राउंड पे भी चल रहा होगा कि वो सदर को एडवाइस देंगे कि असेंबलियां डिसॉल्व कर दें और असेंबलियां तोड़ दें और अर्ली इलेक्शन की तरफ चले जाएं। लेकिन वो मेरा नहीं ख्याल लोकल गवर्नमेंट से पहले जाएंगे। और आपने जो टीजर साथ दे दी उसमें गुफ्तगू भी करेंगे, तो आप समझते हैं कि इमरान खान जो है कि इन हालात में देखते हुए यहाँ कोई बड़ी ताकत तो उसके खिलाफ अभी तक आ नहीं सकी, ना उसको कोई टफ टाइम दे सकी है, कि इमरान खान आर्टिकल 58 का इस्तेमाल करते हुए असेंबलियां डिसॉल्व करके अर्ली इलेक्शन की तरफ चले जाए? अब मुझे नहीं लगता साहब वो ऐसा करेंगे। उसकी वजह ये है, मेरा आर्गुमेंट ये है, इमरान खान ये इसलिए नहीं करेंगे कि इमरान खान ने अब हर डिस्ट्रिक्ट में 5-5, 7-7 अरब रुपए के डेवलपमेंट फंड जारी किए। अब इमरान खान साहब उन फंड्स के ग्राउंड पर लगने और उसके समरात आने तक इलेक्शन में क्यों जाएंगे? आज तो हालात बहुत खराब है उनके बारे में, रायनामा बहुत बुरी है, महंगाई है। उनको ये भी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस कम होंगी, ऑयल प्राइसेस कम होंगी, फिर बाकी कमोडिटी प्राइसेस कम होंगी, तो उसका इम्पैक्ट जो है वो पाकिस्तान पर आएगा कि चीजें सस्ती होंगी। अभी जब महंगाई उरूज पर है, उनकी बैड गवर्नेंस के चर्चे हैं, अभी उनको कोई भी आशारिय मुस्बत नहीं मिल रहे, ऐसे में वो इलेक्शन क्यों कराना चाहेंगे? मेरा नहीं ख्याल कि वो इलेक्शन पे जाना चाहेंगे, और वो चाहेंगे कि लोकल बॉडीज के अगर इलेक्शन होते हैं या नहीं होते, दोनों सूरतों में जो उन्होंने तरक्याती फंड जारी किए हैं, ग्राउंड के ऊपर लोगों की गली नाली सड़कें बने, उनके बुनियादी मसाइल हल होंगे, तो उस बुनियाद पर वो अगला इलेक्शन वोट मांग सकते हैं। फिर वो महंगाई को काउंटर करने की कोशिश करेंगे, अगरचे फिर भी ट्रिकी होगा कि एक हवा पर बहुत बड़ा वोट पड़ता है कि जी हवा किसकी चल रही है। लेकिन इमरान खान इस ऑप्शन को इस्तेमाल करना चाहेंगे मेरे ख्याल में, कि अपने जो तरक्याती फंड उन्होंने जारी किए हैं या आने वाले दिनों में हो रहे हैं, उसके समरात आने तक इलेक्शन में ना जाएं। तो इमरान खान जिनकी हुकूमत है, जो इस वक्त शायद एक अपने मुश्किल तरीन चैलेंजेस वाले दौर से गुजर रहे हैं, वो 58 का इस्तेमाल क्यों करेंगे? मुझे तो ये समझ नहीं आती। तो मेरा आर्गूमेंट यही है कि वो हलकों में अगले 1.5 साल में डेवलपमेंट वर्क करवा के उसके समरात हासिल करके फिर वहां के पास जाएंगे, देखो तुम्हारे काम किए हैं, देखो तुम्हारा गली बनवाई है, मोहल्ला बनवाया है, सड़क बनवाई है, ये किया है, वो किया है, सीवरेज डलवाया है, तो अब मुझे वोट दो। तो इस बुनियाद पर वो वोट मांगेंगे मेरा ख्याल है जाके। अच्छा, आपने एक बात और की है, लेकिन यहाँ मैं एक बात वैसे भी है, मैं एक आर्गुमेंट यहाँ और मैं डेवलप करता हूँ यहाँ पर, कि यहाँ अगर देखा जाए ना, इन हालात के अंदर अगर देखा जाए, इमरान खान का अगर असेंबलियां डिसॉल्व नहीं करते, जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ जाता है, तो इन इन हालात को फेस करने के लिए कोई सियासी जमात आप समझते हैं तैयार होगी कि वो यहाँ आकर इकोनॉमी, मुल्क की मुआशियत को, इकोनॉमी को ठीक कर ले, बाकी चीजों को? तो आप समझते हैं कोई वाकई ये बैलेंस पीरियड के लिए जो 1.5 साल का या जितने टाइम का भी रह जाएगा उसके लिए कोई जंप करे? मेरा नहीं ख्याल ऐसा, मुझे ये फॉर्मूला चलता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि जिन्होंने ये करना है वो प्री ऑक्यूपाइड हैं, बहुत सारे चैलेंजेस हैं, खत्ते के हालात हैं, बहुत सारे मसाइल हैं। फिर जो आएगा क्या वो क्या साथ पैसे लेकर आ जाएगा अपने मुल्क? यही मुल्क है ना, इसी का खजाना है। यही प्रॉब्लम्स हैं इंटरनेशनल मार्केट का, जो प्रॉब्लम्स देखें जिन्होंने लेकर आना है ये मुल्क के मसाइल को हल कराने के लिए, फर्ज कीजिए वो ये फार्मूला इमरान खान को क्यों नहीं देंगे जी? इमरान खान से क्या तकलीफ है? वो कहेंगे ना यार ये फार्मूला लगाओ और ठीक करो चीजों को, वरना हम ये फार्मूला किसी और को दे देंगे। तो देखिए, ये बात तो है ना कि फ्रेट रेट्स इतने ज्यादा बढ़े हैं, उसका इम्पैक्ट आया है पाकिस्तान में महंगाई की सूरत में, कि जहां $3,000 में एक कंटेनर आता था, वहां $18,000 में कंटेनर आ रहा है। फर्क कितना ज्यादा पड़ा है। इंटरनेशनल मार्केट में जो हमारा जितना रॉ मटेरियल है, जो कुकिंग ऑयल पाकिस्तान में, आप मिसाल देते हैं महंगाई, जब पूछेंगे कि महंगाई किस चीज की हुई है तो मिसाल दी जाएगी ना, कुकिंग ऑयल महंगा हो गया जी, 150 रुपए का था, 200 रुपए का था, और 450 या 425 रुपए का या 410 रुपए का हो गया।
तो भाई उसका रॉ मटेरियल इंटरनेशनल मार्केट में महंगा पड़ा है, और उसका जो सोयाबीन वगैरह जो उसका रॉ मटेरियल आता है वो पाकिस्तान में उसकी पहुंच बहुत मुश्किल हो गई है, उसका उसका किराया बहुत बढ़ गया है। तो उन चीजों की वजह से महंगाई पर असरात मुरतब हुए हैं। तो ये तो है ना, जो सबको नजर आ रहे हैं, उनको भी जिन्होंने अगले से कामयाबी करानी है, जिन्होंने पिछले से करवानी है। मेरा नहीं ख्याल कि कोई, और फिर ये कि चैलेंजेस इतने ज्यादा हैं और मामला हैं, ये एक्सपेरिमेंट करने का मेरा ख्याल है कोई मौका भी नहीं है, जवाब भी नहीं है और जरूरत भी नहीं। इस वजह से एक्सपेरिमेंट होगा नहीं। चले अब आखिरी सवाल की तरफ चलते हैं, और टीजर आपने दे दिया हुआ है, उसी को लेकर हाँ, चलते हैं। और उसकी बात देखिए की है ना, बुनियाद ये जो आखिरी बात मैंने की है ना आज़ाद साहब, कि कोई एक्सपेरिमेंट होगा नहीं, इसको आप मेरा अहम मुलाकातों के नतीजे में अखज़ किया जाने वाला जो है ना वो तज्ज़िया भी कह सकते हैं। जो अहम मुलाकातों के नतीजे में मैंने अखज़ किया है, ज़ाहिर है कोई मुँह से नहीं कहता, लेकिन आपको अखज़ ही करना होता है ना, तो मैंने अखज़ यही किया है। क्योंकि ये रियलिटीज के करीब भी जाते हैं, और आपने बात जो जिस तरह की है, और मैं वैसे भी अगर अगर महसूस करें कोई नया तजर्बा करने में इस वक्त, मिसाल के तौर पर अगर आप कहें कि यहाँ पर पैट्रियट कोई बन जाएगी या मुस्लिम लीग काफ कोई निकल आएगी, वो वो होने थे, तो आजकल में तजर्बे हो जाने थे और उससे निकल जानी थी चीजें, तो बाहर तो नजर नहीं आ रहा है। और ये भी अगर आप देखें, अलीम खान हमने देखा कि वेरी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट, पोटेंशियल कैंडिडेट था, पंजाब पे इमरान ने रिस्क लिया, वो भी साइड पे चले गए, वो ठीक है, उन्होंने अपना एक तरीकाकार, जहांगीर तरीन जो इनके साथ चलने वाले लोग थे वो साइड पे चले गए। निसार को पीटीआई खुद शायद आगे ले जाना नहीं चाहती, लेकिन इनका रोल कहीं ना कहीं आने वाले दौर में मुझे तो नजर आ रहा है। जी हाँ, बिल्कुल इनका दौर इनका है और इनको अहम रोल मिलेगा। देखिए, अभी कुछ भी चूँकि कहीं पर भी तय नहीं है, तो मुख्तलिफ ऑप्शंस पे काम हो रहा है। मुख्तलिफ ऑप्शंस पे काम हो रहा है। तहरीक-ए-लब्बैक का अगेन एक इम्पोर्टेंट रोल हो सकता है। तहरीक-ए-लब्बैक किसी एक ग्रुप के साथ अलायंस कर सकती है। वो ग्रुप चौधरी सरवर का हो सकता है। चलें मैं थोड़ा-सा और अनवेल करता हूँ स्टोरी को। तो वो चौधरी सरवर का ग्रुप हो सकता है, वो जहांगीर तरीन का ग्रुप हो सकता है। ये दोनों ग्रुप इत्तेहाद कर सकते हैं, उनके साथ तहरीक-ए-लब्बैक का वोट शामिल हो सकता है। तो देखिए, अगर ये सारा कुछ मिला के 40-50 सीटें बनती हैं, तो ये किसी भी पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत बना सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो शायद उस पर काम हो रहा है, शायद ऑप्शंस तलाश की जा रही हैं कि क्या हो सकता है। क्योंकि अगर ये आप कहें ये कहें कि डिसाइसिव जो है ना, आगे एक बात तो नजर आ रही है कि यहाँ पर, और हम देख भी रहे हैं कि तरीके लब्बैक पाकिस्तान जिस तरह अब ले रही है, और वोट बैंक उनका एक बहुत बड़ा तीसरी बड़ी जमात के तौर पर वो सामने आई थी पिछले इलेक्शन में, हमने और आप सबने देख लिया है। और अब भी अगर देखें, अगर वो ये एक्सट्रीमिज्म और इन चीजों को छोड़ दें, अगर वो खाली पॉलिटिक्स की तरफ जाएं, तो मेरा जहां तक ख्याल है, चूंकि पाकिस्तान में बरेलवी फिक्ता नजर सबसे ज्यादा है और वहाँ अहले सुन्नत वल जमात बहुत ज्यादा है, तो वो अगर वो इस तरह का यानी एक तरीके इंसाफ या पॉलिटिकल पार्टी की तर्ज का अगर वो सेटअप लेके आते हैं, मौलवीज़म या मुल्लाइज़म से निकल के, तो आप वाली बात सही है, बहुत बड़ा डेंट डाल सकते हैं। तो ये पॉसिबिलिटी भी तो हो सकती है कि आने वाले दौर में हो सकता है कि तहरीक लबैक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मिल जाए। ये भी मुमकिन है। तो मेरा ख्याल है तहरीक-ए-इंसाफ ये कोशिश खुद भी करेगी, तहरीक-ए-इंसाफ भी ये कोशिश करेगी, क्योंकि बहरहाल देखें ना, हर हल्के में 20-25 हज़ार वोट एक इम्पोर्टेंट वोट होता है, उनके साथ सीट एडजस्टमेंट हो सकती है। एक और चीज़ के ऊपर नज़र रहनी चाहिए, वो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मरीम नवाज़ के चलने वाले केसेस। अगर उसमें से मरीम नवाज़ क्लियर हो जाती है ना आज़ाद साहब, तो फिर ये स्टोरी जो है ना ऑल टुगेदर तब्दील भी हो सकती है। फिर कोई भान नहीं रहेगा कि मरियम नवाज और शहबाज शरीफ में कौन लीडर है, और वज़ीर आज़म का उम्मीदवार कौन है नून लीग की तरफ से। तो फिर अगर मरियम नवाज क्लियर हो जाती हैं, तो फिर आप काफ़ी हद तक चीज़ें समझ सकते हैं कि मरियम नवाज जो है वो आ रही हैं। लेकिन इसके इम्कानात जो है ना वो मुझे कम लगते हैं, उनके केस के मेरिट्स को देखते हुए, चीज़ें देखते हुए। बहरहाल सब्जेक्ट मैटर है, आप मुझसे ज़्यादा समझते हैं। इसके इम्कानात बहरहाल कम दिखाई देते हैं। शहबाज शरीफ तो थ्रू होते हुए कहीं किसी हद तक कोई इम्कान फिर भी हो सकता है। मरियम का इम्कान मुझे नज़र नहीं आता। अच्छा चले, मैं ये बता देता हूँ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो दोस्त अहबाब है, वो तो बड़ा क्लियर हैं, वो तो मिठाइयाँ तैयार किए बैठे हैं कि मरियम नवाज साहिबा को बरियत हो जानी है, और वो इरफान कादर का वहाँ पिक्चर में आना, वो बड़ी चीजें जोड़ते हैं। और मैंने अरशद शरीफ के प्रोग्राम में मैंने भी ओपिनियन ये दिया था इस कॉन्टेक्स्ट में, कि लग ये रहा है कि कहीं ना कहीं खिड़की अपना खिचड़ी पक रही है, और वो कहीं जो मुझे समझ आती है कि इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट कहीं रोल प्ले करके, और इफ्तिखार चौधरी जो आज भी है वो मुर्दा घोड़ा नहीं है, वो बहुत से अहम इश्यूज में उसके जितने भर्ती किए हुए जजेस वगैरह अगर देखा जाए, तो वो कहीं ना कहीं रोल प्ले करेंगे। चलें, बहरहाल
अब चूंकि आपने ओपिनियन दे दिया, हम प्रोग्राम को खत्म करते हैं, लेकिन बहुत जबरदस्त गुफ्तगू रही और हमने जरा हट के गुफ्तगू इसलिए की है कि लोग अब सानिया, सियालकोट और बाकी चीजों के अलावा थोड़ा सियासत की तरफ भी तवज्जो देना चाहते हैं। इजाजत चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।